नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बुलेटिन खबर 1 मिनट, जहां सिर्फ 1 मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी ने हैदराबाद में बड़ी जनसभा का आयोजन किया। सभा को पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने संबोधित किया और इस दौरान हैदराबाद को भाग्यनगर कहा गया। पीएम मोदी अपने संबोधन में तेलंगाना की केसीआर सरकार पर हमला करते दिखे। पीएम ने कहा कि तेलंगाना की जनता बीजेपी पर विश्वास जता रही है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है, सबको विकास से जोड़ना है। तेलंगाना के विकास की गति को हमें और तेज करना है। सबका प्रयास से ही हम तेलंगाना को विकास के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया और आज उन्होंने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। रैली के दौरान सीएम योगी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। उन्होंने कहा तेलंगाना में भी कमल खिलेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा यूपी विकास के नए मार्ग पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा यूपी में अपराधियों पर कार्रवाई के मामले में यूपी अब देश के लिए मिसाल बनकर सामने आया है। भाइयों बहनों, आपका उत्साह हम सबको एक नई प्रेरणा और एक नया उत्साह प्रदान करता है। तेलंगाना के अंदर जो कुशासन है, जिस प्रकार की राजनीतिक अराजकता पैदा करने का प्रयास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मिशन को रोकने के लिए जिस प्रकार की साजिशें हो रही हैं, उन सबको बेनकाब करने के लिए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पार्टी की राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया। इसे पार्टी में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। एसपी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा और अन्य सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। विधानसभा लोकसभा उपचुनाव नतीजे के बाद से ही कार्यकारिणी भंग करने की संभावना जताई जा रही थी। सबको साथ लेके चलने के लिए, सबको उनके इच्छा और उनकी आवश्यकता और पार्टी की ज़रूरतों के हिसाब से जगह जगह जिम्मेदारी लेने के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। तो निश्चित तौर पर सबको और काम करने का मौका मिलेगा और नए तरीके से संघर्ष करके आगे के चुनाव को देखा जाएगा। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए पूछा है कि अखिलेश खुद जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। कि जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है, तब से लगातार 4 बड़े चुनाव, 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, लगातार एक के बाद एक समाजवादी पार्टी पराजित हुई है। इसकी जवाबदेही अखिलेश यादव जी स्वयं क्यों नहीं लेते हैं? वो राज्य की कार्यकारिणी पर जिम्मा थोपते हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों पर जिम्मा थोपते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदेही कोई क्यों नहीं बनती है? देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है और इसे लेकर अब अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने भी लोगों से अपील की है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। सीएम योगी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और उससे उत्पन्न हो रहे कचरे को लेकर भी लोगों को सचेत किया है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से अपील की। सीएम ने कहा यूपी को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए सभी लोग संकल्प लें। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ये पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती और जब इसे जलाकर नष्ट किया जाता है तो वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक की विभिन्न वस्तुओं के उपयोग पर भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में
राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसको लागू करने के लिए सरकार के सभी विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इस अभियान में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों जैसे कंपोजेबल कैरी बैग इत्यादि के संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में रहने वाले महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी को एक बार फिर धमकी भरा फोन आया है। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को आईएसआई से जुड़ा बताया है। फोन पर धमकाते हुए शख्स ने उदयपुर जैसी घटनाओं को फिर से करने की बात कही। धमकी देने वाले ने अपने आप को अलकायदा का सदस्य बताया है और कई बड़े नेताओं को भी जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस महंत को धमकी देने वाले शख्स की तलाश कर रही है। मैंने अनजान बनकर उससे बात करना शुरू किया, तब उसमें बोला गया कि वो योगी जी को भी बम से उड़ा देगा और अमित शाह को और असम के मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ा देगा और कुछ साधु संतों का भी नाम लिया उसने। तो इस तरीके की जो घटना मेरे साथ शाम को फ़ोन पर एक अनजान नंबर से की गई है, जिससे मैं बुरी तरह से आहत हूँ, क्योंकि ये आतंकवादी और जिहादी इस तरीके के जो विशेष धर्म के लोग हैं, इस तरीके से जो देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं। इधर पूर्व ऊर्जा मंत्री और मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा ने शनिवार को विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को सौंपे, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर न होने की वजह से पूर्व मंत्री जी का पारा हाई हो गया। गर्भवती महिलाओं को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से दी गई एम्बुलेंस का पूर्व ऊर्जा मंत्री ने शनिवार को लोकार्पण किया। वहीं जब श्रीकांत शर्मा पहुंचे तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, जिससे वो नाराज हो गए। आनन फानन में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी उपकरण रखवाए गए, जिसके बाद पूर्व ऊर्जा मंत्री ने फीता काटकर एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये जो आज एम्बुलेंस जा रही है तो ये एम्बुलेंस अभी से तुरंत सर्विस में चली जाए। तो इसमें ये वेल इक्विप्ड नहीं थी और अभी डॉक्टर्स ने कुछ यहाँ किया, लेकिन अभी मेरे हिसाब से अभी ये वेल इक्विप्ड नहीं है। कोशिश करें इसको कि थोड़ा और वेल इक्विप्ड करके इसको अपनी बहनों के लिए समर्पित हम लोग करेंगे, जो गर्भवती हमारी बहनें हैं। वहीं अपने निरीक्षण के दौरान एक कमरे में हालत ठीक नहीं होने से भी पूर्व ऊर्जा मंत्री नाराज दिखे। ग्रेटर नोएडा में रेव पार्टी करते 8 विदेशी और 1 भारतीय को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने रेड डाली। सभी विदेशी नागरिकों की अब जांच चल रही है। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन 1 में एक सोसाइटी के फ्लैट में रेव पार्टी चल रही है, जिसके बाद दादरी पुलिस ने यहां छापेमारी की और 4 नाइजीरियन पुरुष, 4 नाइजीरियन महिलाओं के साथ कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फ्लैट से 28 बोतल अंग्रेजी शराब, 171 बियर, 350 ग्राम गांजा भी बरामद किया। पुलिस इस रेव पार्टी के कनेक्शन खंगालने की कोशिश में है। साथ ही पुलिस सभी विदेशी नागरिकों की जांच भी कर रही है। इस रेव पार्टी में शामिल लोगों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को लेकर भी छानबीन की जा रही है, ताकि किसी बड़े रैकेट का खुलासा होने पर पकड़े गए लोगों पर कार्रवाई की जा सके। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, जहां पर दिल्ली आगरा हाईवे पर लंबा जाम लगा है। यहां पर हादसे में मौत के बाद हंगामा कर रहे हैं लोग। हादसे में मारे गए दोनों युवकों के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया है स्थानीय लोगों ने। आज कार से टक्कर हुई थी, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई थी और इसी मामले में गांव वाले मुआवजे की मांग कर रहे हैं, गाड़ी चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने पिछले 3 घंटे से ही जाम लगा रखा है। मौके पर एसडीएम समेत कई थानों की फोर्स पहुंची हुई है। लोगों को समझाने की कोशिश भी चल रही है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जाम से हटाने को तैयार नहीं है। नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या अब भी जाम लगा हुआ है? देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली आगरा हाईवे पर अभी भी जाम लगा हुआ है। लोग जो आक्रोशित लोग थे उन्होंने जाम लगा रखा था। पिछले 3 घंटों से उन्होंने जो जाम लगा रखा था, पुलिस के खिलाफ उनका आक्रोश था। उनका कहना था कि पुलिस ने जो मौके पर जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने जो कार सवार था उसको वहां से मौके से भगा दिया था। इसी को लेकर लोगों में आक्रोश था और पिछले 3 घंटे से दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लगा हुआ था। फिलहाल नितिन, गंभीर आरोप गांव वाले लगा रहे हैं पुलिस पर कि जिस कार से टक्कर हुई थी, कार चालक को पुलिस ने भागने में मदद की है। पुलिस ने गिरफ्तार करने की जगह उसे भाग जाने में मदद की। इस आरोप में कितना दम?
देखिए जिस तरीके से जो प्रत्यक्षदर्शी और जो ग्रामीण है उनका आरोप इस तरीके का लगा था, लेकिन अगर बात करी जाए तो कभी कभी हादसे के बाद ऐसी स्थिति होती है कि जब ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं और उस स्थिति में जो है मारपीट शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा उसी को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस ने उसको वहां से हटाया हुआ, लेकिन वो मौका देखकर वहां से फरार हो गया है। और इसी को लेकर जो ग्रामीणों में आक्रोश था, उन्होंने इस बात को मांग करी थी कि जो मृतक परिवार है वजह की गांव वालों का गुस्सा और और ज्यादा भड़क उठा है। नितिन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद मुआवजे की मांग कर रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं उस ड्राइवर की जिसने इस हादसे को अंजाम दिया, और पुलिस पर भी आरोप की भागने में मदद की। इधर उन्नाव के सदर कोतवाली के मोहल्ला की बात कर लें, जहां पर तालिब सराय में मामूली बात पर शराब के नशे में धुत हमलावर ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। पुलिस हमलावर की तलाश में है। गोली लगने से घायल युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही आरोपी ने कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हत्या की सूचना पर एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से आरोपियों के बारे में पूछताछ की। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्वाट समेत 4 टीमें गठित की गई हैं। थाना कोतवाली के तालिब सराय मोहल्ले के इखलाक नाम के व्यक्ति शेरू और कुछ साथियों के द्वारा जो है धारदार हथियार और से हत्या कर दी गई है। इस संबंध में जो है फायर भी हुआ है। इस संबंध में मृतक को जो है मतलब हॉस्पिटल में लाया गया है और इस संबंध में पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ताजनगरी आगरा में स्कूल और यूपी बोर्ड की लापरवाही की वजह से 120 से ज्यादा छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। मामला आगरा के श्रीमती विजयांती देवी इंटर कॉलेज का है। 2020-21 में छात्र छात्राओं को 9वीं कक्षा के अंक और 10वीं के प्री बोर्ड के अंकों के हिसाब से प्रमोट किया गया। इसी हिसाब से बोर्ड ने परिणाम भी घोषित कर दिया, लेकिन उनकी मार्कशीट पर अंक नहीं लिखे गए। सर, हमने डीआईओ ऑफिस, डीएम ऑफिस, सारे सांसदों, विभागों, विधायकों सबसे हमने अपनी मांग रखी है, पर हमारी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। स्कूल प्रशासन इसे बोर्ड की गलती बता रहा है, जबकि डीआईओएस स्कूल प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। मेरे पास वो लेटर भी है जिसमें बोर्ड ने जारी किया कि विद्यालय ने किन किन विद्यालयों ने यूपी में नंबर नहीं अपलोड किए हैं, उस सूची में भी विद्यालय का नाम नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि विद्यालय दोषी है या कौन दोषी है। हालांकि गलती किसी की भी हो, लेकिन 128 बच्चे परेशान हैं। श्रीमती गुलाबो देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री की स्वतंत्र प्रभार है, मैंने उनको फोन पर भी वार्ता की और उन बच्चों के प्रतिवेदन पर अपना कवरिंग लेटर लगा के उनको भेजने का भी काम किया। उधर अयोध्या में एक शिक्षिका की हत्या के मामले में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस लड़के के महिला से संबंध थे और पीछा छुड़ाने के लिए इसने उसे मौत के घाट उतारा। अयोध्या के श्रीरामपुरम इलाके में हुई शिक्षिका की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग से हत्याकांड का सच सामने आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के मृतक महिला से अवैध संबंध थे, लेकिन वो रिश्ता तोड़ना चाहता था, लिहाजा पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और वारदात को लूटपाट का रूप दे दिया। मुक्ति पाना चाहता था इस रिलेशनशिप से, लेकिन महिला के दबाव में और यह कहने पर कि उसके पास कई साक्ष्य हैं जिसका वो खुलासा कर सकती है बाद में, वो भयवश आता भी रहता था। तो इन्हीं कारणों को लेकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया। देश में जगन्नाथ यात्रा तो निकली ही है। जगन्नाथ यात्रा को लेकर लंदन में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। लंदन में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके SJS यूके की ओर से यात्रा निकाली गई। भगवान का दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिली। लंदन में भगवान जगन्नाथ के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। And we are so proud that we are following the same rituals which are taking place in Bhubaneswar, Puri. So we are following the same everything. Today we had Rath Yatra. Now it being first time, it was not as mammoth, as it is in Puri.
but people had full enthusiasm and they did it with full strength, and everybody gathered. From all the communities, people came and they participated. और मॉनसून की पहली बारिश ने निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। नाले और नालियां जाम हो गई हैं। गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। घरों और खेतों में भी पानी घुस रहा है। कई जगह बाढ़ के हालात बन गए। पीलीभीत में दूसरी बारिश के बाद शहर के नाले जाम हो गए। झमाझम बरसात ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। शहर के नालों की सफाई पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन नालों का गंदा पानी सड़कों पर आ गया। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से सहारनपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सहारनपुर की गाड़ा नदी भी उफान पर है। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है। वहीं शाहजहांपुर में रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जिसके चलते डीएम और एसपी ने खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया कि बाढ़ से निपटने के लिए 69 बाढ़ चौकियों पर लेखपालों की तैनाती की गई है। 69 हमारी बाढ़ चौकियां हैं। जलालाबाद और कलानो तिलहर को लेकर उसको अलर्ट कर दिया गया। ड्यूटियां लग गई हैं लेखपाल की। और जो जल भराव के समय जो पशु को दिक्कत होती है उनको शिफ्ट करने की व्यवस्था, पशुओं को जो है टीकाकरण की व्यवस्था वो सब भी कराई गई है। नावों की व्यवस्था कर ली गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।